नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था अवकलज के अनुप्रयोग की भूमिका तथा राशियों के परिवर्तन की दर। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्धमान और ह्रासमान फलन होते क्या है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमने सबसे पहले एक रैखिक फलन का उदाहरण लिया है, जो कि है y बराबर x योग 1, जिसे हम लिख सकते हैं f(x) बराबर x योग 1। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कक्षा 11वीं के गणित में पढ़ा होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपने पाया होगा कि हमें जो फॉर्म मिलती है वो होती है y बराबर mx योग c, जहाँ पर m जो होता है वो होता है हमारा ढाल और c जो होता है वो होता है हमारा अंतःखंड, यानी कि ढाल अंतःखंड रूप से हमें हमारे इस रैखिक फलन का ढाल भी पता चल जाएगा और अंतःखंड भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे इस फलन का ढाल है 1 और हमारा अंतःखंड जो है वो है 1, जिसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, जो कि दर्शा रहा होगा कि इस फलन का जो ढाल है वो 1 है और जो इसका अंतःखंड है वो है 1। अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही आपका f(x) का मान भी बढ़ेगा, यानी कि अगर x के बढ़ने पर f(x) भी बढ़ रहा है तो इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं वर्धमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं ह्रासमान फलन की ओर। ह्रासमान फलन को समझने के लिए भी हमने जिस फलन का उदाहरण लिया है वो है y बराबर घटा x योग 8 के, जिसे हम लिख सकते हैं f(x) बराबर घटा x योग 8। तो दोस्तों, यहाँ से भी हमें ढाल अंतःखंड रूप के द्वारा प्राप्त हो जाएगा कि इसका जो ढाल है वो है घटा 1 और जो अंतःखंड है वो है 8। जब हमारी ढाल घटा 1 होती है तो वो x के धनात्मक ओर से 135 डिग्री का कोण बनाती है, जिसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका f(x) का मान घटता जाएगा, यानी कि अगर किसी फलन में x के बढ़ने पर जब f(x) का मान घटता है तो इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं ह्रासमान फलन। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक फलन लिया है sin x। तो दोस्तों, जब आप sin x का ग्राफ बनाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। क्या आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि sin x कहाँ पर बढ़ रहा है अर्थात वर्धमान हो रहा है और कहाँ पर घट रहा है अर्थात ह्रासमान हो रहा है? तो आइए देखते हैं। जब आप 0 से π/2 तक जाएंगे तो आपको वहाँ पर यह फलन बढ़ता हुआ नजर आएगा, अर्थात वर्धमान फलन कहलाएगा तब ये। लेकिन जब आप π/2 से 3π/2 तक जाएंगे तो आपको यह फलन घटता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, sin x जो है वो ना तो वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है। लेकिन इस फलन में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो अंतराल की बात कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि 0 से लेकर π/2 तक क्या sin x वर्धमान है तो आपको जवाब देना होगा कि हाँ, ये यहाँ पर वर्धमान फलन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं π/2 से लेकर 3π/2 तक की तो आपको वहां पर यह कहना होगा कि यह फलन ह्रासमान फलन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0 से लेकर 2π तक क्या यह फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, तब आप कहेंगे कि ना तो ये फलन वर्धमान है और ना ही यह फलन ह्रासमान है।
चलिए दोस्तों, अब हम यह जानेंगे कि कब फलन वर्धमान होता है, कब फलन निरंतर वर्धमान होता है, कब फलन ह्रासमान होता है और कब फलन निरंतर ह्रासमान होता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए वास्तविक मान फलन f के प्रांत में i एक अंतराल है, तब f अंतराल i में वर्धमान है यदि i में x2 बड़ा है x1 से, यानी कि f x1 छोटा होगा या बराबर होगा f x2 से। सभी x1, x2 i अंतराल के होंगे तब, यानी कि हम तब किसी फलन को वर्धमान कह सकते हैं जब f x2 बड़ा या बराबर होगा f of x1 के। इसी प्रकार से हम किसी फलन को निरंतर वर्धमान कह सकते हैं जब f x2 बड़ा होगा f x1 के, और इसी प्रकार से हम किसी फलन को ह्रासमान कह सकते हैं जब f of x1 बड़ा या बराबर होगा f of x2 के, या फिर कोई भी फलन निरंतर ह्रासमान होगा जब f of x1 बड़ा होगा f of x2 से। तो दोस्तों, इन चारों स्थिति को आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे कि आप बता पाएं कि दिया हुआ फलन वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है। चलिए दोस्तों, अब हम यह जानेंगे कि इस अध्याय में हमें किस प्रकार के प्रश्न प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमें जो पहले प्रकार का प्रश्न प्राप्त होगा वो होगा, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में हमें कहा जाएगा कि जो फलन हमें दिया गया है उसे सिद्ध कीजिए कि ये वर्धमान है या तो निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है। और हमारा जो दूसरा प्रकार होगा प्रश्न का वो होगा, अंतराल याद कीजिए जिनमें से प्रदत्त फलन वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान है। यानी कि हमें कोई फलन दिया हुआ होगा जिसका कि हमें अंतराल ज्ञात करना होगा कि इस अंतराल में दिया गया फलन वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रमेय की ओर, जिससे कि हम आसानी से बता पाएंगे कि हमारा जो दिया हुआ फलन है वो वर्धमान है या ह्रासमान है या ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान फलन है। आइए देखते हैं उस प्रमेय को। प्रमेय है, मान लीजिए कि f अंतराल a, b पर संतत और विवृत अंतराल a, b पर अवकलनीय है, तब ab में f निरंतर वर्धमान है यदि प्रत्येक x a, b में है, जिसके लिए f' बड़ा होगा 0 से। यानी कि हमारा जो फलन होगा वो निरंतर वर्धमान तब कहलाएगा जब जो हमारा x होगा वो a, b का होगा और जिसके लिए हमारा जो f' होगा वो बड़ा होगा 0 से। दूसरी स्थिति है, AB में f निरंतर ह्रासमान होगा यदि प्रत्येक x belongs to AB के लिए f' छोटा होगा 0 से। यानी कि कोई भी फलन हमारा निरंतर ह्रासमान तब होगा जब हमारा जो x होगा वो AB का होगा और जिसके लिए हमारा जो f' होगा वो 0 से छोटा होगा। हमारी तीसरी स्थिति है, AB में f एक अचर फलन है यदि प्रत्येक x belongs to AB के लिए f' बराबर 0 है। यानी कि हमारा दिया हुआ फलन एक अचर फलन कहलाएगा जब हमारा जो x होगा AB का होगा और जिसके लिए हमारा जो f' होगा वो 0 के बराबर होगा। तो दोस्तों, ये है हमारा एक प्रमेय जिसमें इन 3 स्थिति का आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप आसानी से बता पाएं कि दिया हुआ फलन कब निरंतर वर्धमान होगा या कब निरंतर ह्रासमान होगा या कब दिया हुआ फलन एक अचर फलन होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ उदाहरण की ओर। हमारा उदाहरण है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर x घन घटा 3 गुने x वर्ग योग 4x, जहाँ x r का होगा, उस पर निरंतर वर्धमान फलन है। यानी कि यहाँ पर हमें यह सिद्ध करना है कि दिया हुआ फलन निरंतर वर्धमान फलन है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। हल में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है fx जो कि बराबर है x घन घटा 3 गुने x वर्ग योग 4x। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे f डैश x, क्योंकि निरंतर वर्धमान फलन बताने के लिए अभी अभी हमने प्रमेय में देखा था कि हमें यह सिद्ध करना होगा कि हमारा जो f डैश x है वो शून्य से बड़ा है। तो आइए देखते हैं f डैश x ज्ञात करके कि क्या हमारा f डैश x जो है वो शून्य से बड़ा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम f डैश x ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुने x की घात 2 घटा 6 गुने x योग 4, जिसे हम लिख सकते हैं f डैश x बराबर 3 गुने x वर्ग घटा 2 गुने x योग 1, जिससे कि हमें प्राप्त हो जाएगा f डैश x बराबर 3 गुने x घटा a का वर्ग योग 1। और जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा f डैश x आ रहा है वो शून्य से बड़ा होगा। तो दोस्तों चूंकि हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि हमारा जो f डैश x है वो शून्य से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी x बिलोंग्स टू r के लिए हमारा जो फलन है वो r पर निरंतर वर्धमान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं कि दिया हुआ फलन निरंतर वर्धमान है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन fx बराबर cos x 0, पाई में निरंतर ह्रासमान है, पाई 2 पाई में निरंतर वर्धमान है और 0, 2 पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। तो दोस्तों जो कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है इसे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा f डैश x। तो आइए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे दिए गए फलन का अवकलज यानी कि f डैश x। बढ़ते हैं इसके हल की ओर। यहाँ पर हमारा फलन हमें दिया गया है fx बराबर cos x। अब हम जब इसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा f डैश x बराबर घटा sin x। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं शून्य से लेकर पाई तक हमारा जो sin x होगा वो शून्य से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि सभी x बिलोंग्स टू शून्य से लेकर पाई के लिए sin x शून्य से बड़ा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो f डैश x होगा वो शून्य से छोटा होगा, क्योंकि हमारा जो f डैश x है वो घटा sin x है। यहाँ पर sin बदलेगा तो घटने का चिन्ह हो जाएगा, जिससे कि हमें प्राप्त हो जाएगा कि f डैश x जो है वो शून्य से छोटा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिया गया फलन शून्य से लेकर पाई में निरंतर ह्रासमान है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि fx बराबर cos x पाई से लेकर 2 पाई तक में निरंतर वर्धमान है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा जो f डैश x हमने अभी ज्ञात किया था वो है घटा sin x। अब हमारा जो sin x होता है वो पाई से लेकर 2 पाई तक में शून्य से छोटा होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो f डैश x है वो शून्य से बड़ा है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया फलन है वो निरंतर वर्धमान है पाई से लेकर 2 पाई तक में। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के तीसरे भाग की ओर, जिसमें हमें यह बताना है कि शून्य से लेकर 2 पाई तक में ना तो हमारा दिया गया फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। इसे सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पर कि अभी अभी हमने पहले भाग में यह सिद्ध किया है कि शून्य से लेकर पाई तक में हमारा फलन निरंतर ह्रासमान है और पाई से लेकर 2 पाई तक में हमारा जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है। तो उपरोक्त a और b से स्पष्ट होता है कि शून्य से लेकर 2 पाई तक में ना तो हमारा फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी फलन को किसी अंतराल में सिद्ध कर पाते हैं कि वो या तो निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, और ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रदत्त फलन fx बराबर sin 3x x बिलोंग्स टू 0, पाई बटे 2 में वर्धमान है, दूसरा ह्रासमान है।
तो आइए दोस्तों, अब हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अंतराल ज्ञात करेंगे कि दिया गया फलन कहाँ पर वर्धमान हो रहा है और कहाँ पर ह्रासमान हो रहा है। बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम दिए गए फलन को लिखते हैं। तो हमारा दिया गया फलन f(x) बराबर है sin 3x के। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे इस फलन का अवकलज अर्थात f' ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस दिए गए फलन का f' आ जाएगा 3 गुने cos 3x। तो दोस्तों, ये आया है हमारा f'। इसके बाद हम f' को 0 के बराबर करेंगे। जब हम इसे 0 के बराबर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुने cos 3x बराबर 0, यानी कि cos 3x बराबर 0। यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 3x बराबर पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2, जिससे कि हमें x प्राप्त हो रहा है पाई बटे 6, पाई बटे 2। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम पहले x का मान प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो बिंदु x बराबर पाई बटे 6 है, वो अंतराल 0 से लेकर पाई बटे 2 को 2 संयुक्त अंतरालों में विभाजित कर रहा है। पहला है 0, पाई बटे 6 और दूसरा है पाई बटे 6, पाई बटे 2। इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, पाई बटे 6 और पाई बटे 2। इसके बाद दोस्तों, हम इन सभी अंतरालों पर f' के मान को ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पर हमारा जो फलन है वो वर्धमान है और कहाँ पर हमारा फलन ह्रासमान है। तो दोस्तों, अंतराल 0, पाई बटे 6 के लिए हमारा जो f' हमें प्राप्त हुआ है, उसे प्रतिस्थापित करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है कि हमारा f' 0, पाई बटे 6 के लिए 0 से बड़ा है और पाई बटे 6 से लेकर पाई बटे 2 के लिए हमारा f' जो है वो 0 से छोटा है। तो दोस्तों, यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि अंतराल 0, पाई बटे 6 में हमारा जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है और अंतराल पाई बटे 6, पाई बटे 2 में हमारा जो फलन है वो निरंतर ह्रासमान है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अंतराल ज्ञात करते हैं और बताते हैं कि दिया गया फलन कहाँ पर वर्धमान है और कहाँ पर ह्रासमान है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में। इस पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा वर्धमान और ह्रासमान फलन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में। धन्यवाद।